एग्ज़ाम टुडे के इस चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टैटिक जीके के पार्ट में अभी तक हम लोगों ने यूएनओ को देखा। आज हम एक नए पार्ट को देखने वाले हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे काफ़ी कुछ दिख रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को। पहला वर्ल्ड वार होता है और पहले वर्ल्ड वार की जो जो नुकसान पूरे विश्व को झेलना पड़ा वो आपने देखा, कैसे हम लोगों ने यूएनओ में डिस्कस किया था। पहले वर्ल्ड वार में सिर्फ लोग नहीं मारे गए, सिर्फ शहर के शहर नहीं तबाह होते हैं, इसके अलावा एक बहुत बुरी कंडीशन आती है 1929 में, और वो था द ग्रेट डिप्रेशन। दुनिया की ऐसी आर्थिक मंदी जो आज तक दुनिया ने कभी नहीं देखी है। आप लोगों ने अगर याद होगा या फिर अगर आप थोड़े से पीछे चलते हैं तो 2008 के लगभग बहुत बड़ी मंदी आई थी पूरे विश्व में। उस टाइम भारत की जीडीपी ग्रोथ 1% रह गई थी, जबकि मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूं इस टाइम जीडीपी घट के -15% चली गई। -15%, 15%। बहुत बड़ा डाटा है, ये बहुत बड़ा डाटा है। इस डिप्रेशन की वजह से अमेरिका में बहुत सारे लोगों की जो सेविंग्स बैंक में हुआ करती थी, बैंक में उन्होंने जो पैसा रखा था वो गायब हो जाता है, मतलब बैंक देने की स्थिति में नहीं रह गया। लगभग हजारों के हजारों बैंक बंद हो चुके थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए? वही किया जाना चाहिए जो यूएनओ में युद्ध को रोकने के लिए हुआ। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा फैक्चुअल डाटा है, हम चलेंगे आपको लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी में, कैसे कैसे क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मैं फिर से एक फ्रेम बनाता हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, इसकी वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ी मंदी आती है, बहुत बड़ी मंदी आती है। इस चीज को, इस टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझ के चलना है आप सभी को, क्योंकि ये टॉपिक आपको कुछ और भी संगठनों के बारे में जानकारी देने वाला है। मंदी आती है, पहली बात आपको मंदी से निपटना है, डिप्रेशन से निपटना है। क्या कीजिएगा आप, क्या करना है आपको? इसकी वजह से आपको पहले व्यापार को बढ़ाना है, क्योंकि जब मंदी कुछ देशों में आती है और वो देश जब किसी और देश से व्यापार नहीं करते हैं तो अपने आप में धीमे धीमे डूबने लगते हैं। अगर आप व्यापार को दूसरे देशों से भी कीजिए तो कहीं ना कहीं जो मंदी झेल रहा है वो देश, वो क्या होता है दूसरे देशों पे भी आता है, और एक मिला के कुल मिला के कई देश मिलके उसको हैंडल करने में, टैकल करने में बहुत आसानी होती है देशों को। तो मंदी आती है। मंदी के साथ में पहले वर्ल्ड वार में क्या होता है, मतलब ये तो रही मंदी की बातें। मंदी के साथ में दूसरा, विश्व में बर्बादी। बर्बादी किसकी होती है? शहरों की। पुल, ब्रिज, सिटी, स्ट्रक्चर सब कुछ बर्बाद पूरी तरीके से। मंदी अलग झेल रहे हैं हम लोग। अब जब ये सारा कुछ होता है तो देशों ने सोचा कि आओ कुछ मिलके डिसीजन करते हैं। 1944 के आते आते अमेरिका के अमेरिका के अमेरिका के न्यू हैम्पशायर सिटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बहुत फेमस है ये, इंडस्ट्रियल सिटी है अमेरिका की, यूएसए की। न्यू हैम्पशायर सिटी में ब्रिटेन वुड्स नाम की एक जगह हुआ करती थी। ब्रिटेन वुड्स। आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि ये ब्रिटेन नहीं है, ये ब्रिटेन वुड्स है। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख दे रहा हूँ इसको, ब्रिटेन वुड्स। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में पहले वर्ल्ड वार के बाद मंदी और दुनिया की जो तबाही मची थी उससे निपटने के लिए एक बैठक होती है। इस ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन वुड्स बैठक में कुछ बातें निकल के आती हैं। इसमें तीन बातें मुख्यतः निकल के आई थी। एक, इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे वर्ल्ड बैंक बनाएंगे। दूसरी बात निकल के आती है दूसरी बात निकल के आती है आईएमएफ, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वो कहते हैं। एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक को मैं यहाँ पे इसलिए वर्ल्ड बैंक लिख रहा हूं क्योंकि आप चूंकि इस टॉपिक को भी पढ़े नहीं है तो आपको वर्ल्ड बैंक ही समझ में आएगा। अगर आप इसको पढ़ चुके होते तो मैं वर्ल्ड बैंक की जगह आईबीआरडी लिखता, इंडस्ट्रियल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या दोनों में डिफरेंस है कि एक ही है, ये थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। तो दो बातें। तीसरी बात होती है आईटीओ बनाने की, और हमें आईटीओ पे ही फोकस करना है। आईटीओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर से पहला वर्ल्ड वार होता है, मंदी आती है,
मंदी के साथ में दुनिया तबाह होती है। अब इन दोनों चीज़ों से निपटने के लिए अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह पे एक बैठक होती है। बात 1944 की है। इस बैठक में 1944 की इस बैठक में तीन बातें निकल के आती हैं कि वर्ल्ड बैंक IBRD बनाएंगे, IMF बनाएंगे, ITO बनाएंगे। जब ये बैठक होती है और इनके मसौदों पर बातें होती हैं तो सारी बैठकों में और देशों ने कहा ठीक, IBRD या वर्ल्ड बैंक बनाने के लिए हम एग्री हैं, IMF बनाने के लिए भी एग्री हो गए, सहमत हो गए, लेकिन ITO बनाने के लिए असहमति हो गई। ITO नहीं बन सका। ITO क्यों नहीं बन सकता, आइए उसको देखते हैं। लेकिन यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म होता है, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा IMF। और ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रिटेन वुड्स ट्विंस या ब्रिटेन ट्विंस, ट्विंस मतलब जुड़वा, ट्विंस मतलब जुड़वा, तो ये दोनों संगठन यहीं पे बन रहे हैं, इसलिए इनको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। दो संगठनों का जन्म होता है, लेकिन तीसरे संगठन का जन्म होने के पहले ही उसका गला घोट दिया गया। इसके जाने के बाद क्या होता है, अब चूंकि दुनिया में मंदी से देश जूझ रहे हैं तो उन्होंने कोई ना कोई और रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि ITO पे हमारी सहमति इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि USA जैसे बड़े देश इसमें आने से मना कर दिए। देखिए एक बात तो पता है और एक बात आपको पता होनी चाहिए, अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी संगठन में आता है और किसी संगठन से निकलता है। जैसा कि भी आप लोगों ने देखा, हाल ही में अमेरिका ने कुछ अपने ही इंटरनेशनल संगठनों को जिसमें बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उसने उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया एकदम से। तो हर देश के साथ अक्सर ऐसा होता है और अमेरिका चूंकि पावरफुल है तो ये काम करते आ रहा है। अमेरिका को लगा कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उसने जब इनके मसौदों को पढ़ा, सारी चीज़ों को पढ़ा, तो उसको लगा कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है, हमारा कुछ ना कुछ नुकसान है, तो उसने मना कर दिया। चूंकि अमेरिका उस समय की एक लीडिंग पावर था, तो अमेरिका के मना करने की वजह से क्या हुआ, कई देशों को लगा कि चूंकि ये साथ नहीं है तो क्या किया जाए, लेकिन फिर भी कई देश आगे बढ़ते रहे। और जब आगे बढ़ते रहे तो इन्होंने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 1947 में, देखिए बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, इन्होंने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस की। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक सिटी है, स्विट्जरलैंड की एक सिटी है, वहाँ पे इन्होंने बैठक की। और इस बैठक में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि जब अमेरिका नहीं आ रहा है तो हम क्यों ना अपना एक संगठन बनाएं। तो इसी जिनेवा बैठक में, जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक नए ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी। वो ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से सिर्फ एक एग्रीमेंट, एक समझौता कहेंगे, और उसको हम लोग कहते हैं गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो गैट की यहाँ पे स्थापना की जाती है। इस जो गैट की जो स्थापना की गई थी उस समय इसमें 23 देश हुआ करते थे। ये तो रही बेसिक बातें, अब मैं इसको रब करता हूँ और मैं आपको गैट की तरफ ले चलता हूँ। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से पहला वर्ल्ड वार होता है, और पहले वर्ल्ड वार के साथ ही में दुनिया में हलचल मचती है। हलचल से निपटने के लिए कुछ देशों ने नए नए संगठनों की नींव रखने की शुरुआत की, और इन संगठनों की नींव रखते हुए हम लोगों ने देखा किस प्रकार से IBRD और IMF बनता है, लेकिन ITO का मामला फंस जाता है। तो हम लोगों ने देखा ITO कैंसिल होता है ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस में, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, और ये बात 1944 की थी। इसके बाद हम आते हैं गैट की तरफ। गैट पे लगभग 23 देशों ने सहमति अपनी दे दी, कब, 1947 में। और गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ। इस पे 23 देशों ने 1947 में सहमति दे दी, और सहमति देने के ठीक अगले साल, चूंकि ये साल का बीच चल रहा था, तो नए साल से इसका गठन होता है, और 1 जनवरी 1948 से गैट ने काम करना शुरू कर दिया। ट्रेड का मतलब आपको पता है, टैरिफ का मतलब क्या होगा। आप मोबाइल में टैरिफ डलाते हैं, क्यों डलाते हैं टैरिफ, आपकी कॉल रेट बहुत ज़्यादा होती है तो आप टैरिफ डलाते हैं। टैरिफ का क्रेज़ पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब तो फ्री चल रहा है सारा कुछ, नेट डाटा कॉलिंग। तो टैरिफ डला के क्या करते थे, 1 रुपये की कॉलिंग है तो घटा के 50 पैसा। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, जब कोई देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो क्या होता है, कुछ देश में टैक्सेस लगा देते हैं, या अपने देश को सपोर्ट देने के लिए अपने देश का टैक्स घटा देते हैं, ताकि उस देश का सामान दूसरे देश में सस्ता हो जाए। तो ये जो टैरिफ वार होता है, अभी हम डिटेल में देखेंगे, इतने जल्दी आप
को नहीं छोड़ने वाले समझाए बिना कि टैरिफ क्या होता है। मुझे पता है कि आपको इतने में समझ में नहीं आया होगा। तो ये तो अभी हम लोग एक ऊपर ऊपर बातें कर रहे हैं क्या होता है, फिर अंदर समझेंगे क्या हुआ है। गेट जो बनता है, ये गेट उस तरीके से नहीं बन पाया जैसा कि हम काम करने के लिए बनाना चाहते थे, क्योंकि ये एग्रीमेंट था, जैसा कि आप नाम में देख रहे होंगे। एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप एग्रीमेंट से कई बार कई देश बाहर भी हो जाया करते थे और अपनी मनमानी करते थे गेट में काम करने से। गेट में कमियां भी थी। गेट गेट कभी किसी देश को दूसरे देश के बीच जो टैरिफ का वार चलता था, व्यापार में जो दिक्कतें आती थी, उनको उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाता था वो। इसके अलावा गेट्स में बहुत सी चीज़ें शामिल नहीं थी, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो हुए, टेक्सटाइल हुआ, जो आपके कपड़े और कारपेट वगैरह होती है वो सब इंडस्ट्री, कृषि उत्पाद, ये सब शामिल नहीं हुआ था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, आप अपने दिमाग से कोई नई चीज़ बना रहे हैं, नई चीज़ ईजाद कर रहे हैं, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी, तो उसके बारे में इसमें बात नहीं की गई थी। तो इस तरीके से बहुत सारी कमियां थी, देश की मनमानी किया करते थे। तो गेट जो बना था वो गेट किसी तरीके से अमेरिका के बिना चलता रहा 1948 से, लेकिन आगे चल के हम लोग को ये लगने लगा कि गेट में जो कमियां हैं उसको अब बदलना चाहिए, क्योंकि विश्व अब बदल चुका था, सारे देश आज़ाद हो चुके थे और इकोनॉमी भी अब बहुत तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो गेट को बदलने की बात की जो शुरुआत हुई थी वो होती है कब? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, उसका नाम है उरुग्वे। आपने सुना होगा, एक लैंड लॉक कंट्री है क्या उरुग्वे? आप इसको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप जीके का एग्जाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एग्जामों में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। आप ये बताइएगा, साउथ अमेरिका का उरुग्वे या साउथ अमेरिका का पैराग्वे, इन दोनों में से कौन सी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से देशों से घिरी हुई है और उसको समुद्र से टच नहीं होती है? कमेंट कीजिएगा, आपका भी जीके तैयार हो रहा है। और चूंकि मुझे क्वेश्चन पूछने में मजा भी आता है थोड़ा, अगर आंसर नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा। उरुग्वे में 1986 में फिर से एक बैठक की जाती है, एक कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पे। ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी? गेट में जो कमियां थी, गेट जिस तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, उन कामों के सिलसिले में उसको दूर करने के लिए कमियों को उरुग्वे में बैठक होती है। इस बैठक में उस समय के एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, उनका नाम था आर्थर डंकल। आर्थर डंकल आर्थर डंकल जो थे, इन्होंने इसमें कुछ मसौदा दिया था। आर्थर डंकल ने जो मसौदा दिया था, इन मसौदों पे बात करने के लिए, मसौदा मतलब क्या होता है, जो बातें कही थी इन्होंने कि ये होना चाहिए, तब आप गेट की कमियों को दूर कर सकते हो। तो आप चूंकि एक ऐसे संगठन में मसौदा दे रहे हैं जिस पे तुरंत तो बात हो नहीं सकती है, कोई घर का खाना तो नहीं है कि आज रात में क्या बनना है, आज दिन में क्या बनना है, नाश्ता क्या बनना है। आप पूरे वर्ल्ड को लीड करने के लिए, एक ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए कुछ नियम लाने वाले हैं, तो तुरंत तो बात नहीं हो सकती है। तो इसलिए आर्थर डंकल ने जो मसौदा रखा था, इन मसौदों पे बात करने के लिए उरुग्वे में ही 87 महीने का समय दिया गया, 87 मंथ्स का टाइम दिया गया। और ये कहा गया आपको इतना टाइम दिया जा रहा है, आप सभी जो लोग हैं वो इसमें बैठें और देखें कि इन जो बातें आर्थर डंकल ने कही हैं, लगभग अगर कहा जाए तो इसमें 28 मसौदे हुआ करते थे, 28 बातें हुआ करती थी, आसान भाषा में 28 बातें हुआ करती थी। तो इन 28 बातों पे बात करने के लिए 87 महीने का समय दिया गया। कब से दिया गया? 1986 उरुग्वे राउंड से। जब समय दिया गया तो आइए 87 महीने को काउंट करते हैं। अगर इसको काउंट कीजिएगा, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो 12 मतलब समझ रहे हैं 12 महीना। मैं इसी महीने को काउंट करके बता रहा हूँ। तो ये 84 महीने हो गए हमारे। इसका मतलब कितने साल हो गए? 7 साल। ये साल से गुणा किया ना आपने, 12 महीना, 7 साल मतलब कितना हुआ? 1986 में 7 साल जोड़िए, कितना होगा? 1993 आया। लेकिन 3 महीने का समय बाकी है, क्योंकि इन्होंने 87 महीने का समय दिया था और यहाँ पे 84 महीने ही बात हुई है, मतलब बची है 3 महीना। तो 3 महीना वो चूंकि 86 का अंतिम साल था, तो 3 महीना और जोड़ के 1993 ना होके ये हो गया 1994। अब देखिए, मैं ये कैलकुलेशन क्यों बता रहा हूँ, मेरे बताने का मोटिव ये है कि आप चीज़ों को रटिए मत। चीज़ों को रटने से अगर आप बच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता है आपकी। चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी होनी चाहिए, समझ विकसित होनी चाहिए। आप यूएनओ को जैसे समझ गए, आपने देखा होगा प्लेलिस्ट में कि कैसे बनता है,
क्या कारण रहे हैं, क्या भूमिकाएं रही हैं, तो पढ़ने में मजा आता है फिर कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या है और महासभा क्या है, कैसे काम कर रही है। ठीक उसी तरीके से अगर आप गेट और डब्ल्यूटीओ आईटीओ के अंतर को समझ पा रहे हैं तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बोरियत या लेंदी लग सकता है, मैं आपको रटने से बचाने का तरीका बता रहा हूँ कि 87 महीने का समय दिया गया और 87 महीने को जब 1986 में जोड़ेंगे तो 7 साल सीधा सीधा 3 महीना जो बच गया है इन दोनों में, देखिए 84 87 में, वो 3 महीना जोड़ के 1994 आ जाता है। 1994 में होता क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने जा रही है 1994। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखते रहिएगा। 1994 का समय आता है, 87 महीना बीत चुका है और एक देश है अफ्रीका में, अफ्रीका में एकदम ऊपर एक देश पड़ता है, उसका नाम है मोरक्को। आपने नाम सुना होगा मोरक्को का। मोरक्को देश की एक सिटी है मर्राकेश, मराकेश एक सिटी है यहाँ की। मोरक्को के मराकेश में फिर से ये लोग मिलते हैं इतने दिनों बाद इन 28 बातों को लेके जिन्हें आर्थर आर्थर डंकल ने दिया था। इसे डंकल मॉडल भी कहते हैं। और समय बीतने के बाद जब बैठक होती है तो ये निकल के आता है क्या जिन बातों के लिए आपको समय दिया गया था उस पर आपका क्या कहना है। तो जो लोग इस पे मसौदे पे बात किए समझे, उन्होंने कहा ठीक है सारी बातें अच्छी हैं, अब इसको लागू करने का समय आ चुका है। चूंकि 1994 जो चल रहा था ये साल के बीच का महीना है, इसलिए इसके ठीक अगले साल नेक्स्ट ईयर से 1995 में 1 जनवरी से मराकेश समझौते में जो बातें कही गई थी उरुग्वे राउंड से, उस मराकेश राउंड को सफल मान लिया गया और इन सारी बातों को शामिल करते हुए डब्ल्यूटीओ की स्थापना यहाँ पर कर दी जाती है। अब यहीं से 1 जनवरी 1995 से गेट GATT गेट का स्थान ले लिया डब्ल्यूटीओ ने। गेट के पहले किस चीज के बनने की बात हुई थी, ITO के, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी तरीके से असफल रही। तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार से ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें ITO बनने की बात होती है जिसमें अमेरिका और कुछ देशों के साथ न होने की वजह से फेल हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ देशों ने मिलकर गेट को बना लिया 1948 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1948 से गेट काम करता है, कब तक, जब तक 1 जनवरी 1995 को WTO नहीं बन जाता है। तो 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हो जाती है। तो हम लोगों ने देखा अभी तक कि किस प्रकार से WTO की स्थापना होती है, क्या बैकग्राउंड था। अब इसके बारे में कुछ जो फैक्चुअल डाटा है उनको हम यहाँ पे बोर्ड पे मैंने साइड में लिख दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए। पहली यहाँ पे देख लिया जाए, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। सदस्य इसके 164 हैं। 164 जो सदस्य हैं, ये सदस्य टाइम टू टाइम जुड़ते रहे हैं। एक साथ अगर आप सोचें कि सारे देश जुड़ गए थे तो ऐसा नहीं हुआ था। इसमें 164वां देश जो है, 164th जो कंट्री है वो अफगानिस्तान थी। अभी 2016 में वो इसका सदस्य बना अफगानिस्तान। तो अंतिम रूप से अफगानिस्तान था। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि WTO को ज्वाइन करने वाला अंतिम देश कौन सा था। अभी कितने देश हैं, तो 164 हो गए इसको मिला के। फिर यहाँ पे आते हैं, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक सिटी है। आप कमेंट करके बताइएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। ये मैंने पॉइंट जो लिखा है ये करेंट का पॉइंट है। अभी पिछले साल 2019 में न्यू दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी WTO की। होता क्या है, WTO की जो बैठक होती है वो एक मंत्री स्तरीय बैठक होती है और हर 2 सालों में उसको होना निश्चित किया गया कि हर 2 वर्ष पे एक बैठक होनी है। मंत्री स्तरीय बैठक का मतलब ये होता है कि जो जो इसके सदस्य देश हैं वो सभी सदस्य देशों के जो वहाँ के मंत्री होंगे, जैसे वो या तो हो सकता है आपके जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, वो आते हैं। अगर वो नहीं आ सके हैं तो उनकी जगह पे जो वित्त सचिव होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो आते हैं। तो मतलब एक मंत्री स्तरीयों की एक बैठक होती है, वो हर 2 साल पे होती है। आपको ये भी याद रखना है कितने साल पे, 2 साल पे। तो इस क्रम में पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 1996 में सिंगापुर में। सिंगापुर में 1996 में बैठक हुई थी पहली। अच्छा यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस हुई। और अभी अंतिम जो बैठक हुई वो 12वीं बैठक थी, न्यू दिल्ली में हुई। ये करेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उरुग्वे वार्ता को डंकल मसौदा भी कहते हैं, जैसा कि मैंने भी बताया आर्थर डंकल ने इस मॉडल को दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है, डंकल मसौदा कहते हैं इसको। अगली बात है 3 तरह की सब्सिडी। WTO 3 तरह की सब्सिडियों की बात करता है।
सब्सिडी मतलब होता क्या है? सब्सिडी मतलब ऐसा होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, इनको आपको लिखना तो लिख लीजिए, मैं यहाँ पे एक 2 4 5 सेकंड के लिए हट जा रहा हूँ, आप चीज़ों को लिख लीजिए एक बार। ठीक है, आप सभी ने लिख लिया होगा, अब इसको मैं रब करता हूँ। अब देखिए, सब्सिडी का मतलब होता क्या है? आपने देखा होगा कि आपको एलपीजी सिलेंडर मिलता है, एलपीजी सिलेंडर मिलता है, मैंने कहा सिलेंडर 600 रुपये का, मान के चलते हैं 600 का मिल रहा है। गवर्नमेंट को लगता है कि भारत की जनता पे ये बहुत ज़्यादा भार पड़ जाएगा, लोग शायद इसको बियर ना कर पाए, सहन ना कर पाए, तो भारत सरकार क्या करेगी, सिलेंडर में आपके घर आने के पहले ही सिलेंडर वाले को 200 रुपया दे देगी अपनी तरफ से। ठीक, तो इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 600 में से कितना बचा, 400। तो आपको सिलेंडर खरीदते समय कितना देना पड़ेगा, 400, क्योंकि 200 सरकार ने पहले ही दे दिया है। तो यही सब्सिडी होती है। आपको बहुत सी चीज़ों पे सब्सिडीज जो दी जाती हैं वो सब्सिडी यही है, गवर्नमेंट पहले ही उसका मूल्य दे देती है और आपको सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाता है। तो 3 तरह की सब्सिडियों की बात करता है कौन, डब्ल्यूटीओ। ये आप चूंकि एक चीज मैं बता दूं, एग्जामों में कई बार ऐसा आता है कि ग्रीन सब्सिडी कौन से संगठन से संबंधित है, एम्बर बॉक्स किससे संबंधित है, ब्लू बॉक्स किससे संबंधित है। तो ये तो आपको वन लाइनर याद रखना है कि डब्ल्यूटीओ से संबंधित है। अगर आप और हायर एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीएससी वगैरह की, तो उसमें आपको इनमें से वन लाइनर आपको जानना पड़ेगा क्या है। ग्रीन बॉक्स मतलब वो होता है जैसे पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए हर गवर्नमेंट अपने देशों में ही कुछ सब्सिडीज देती है, ताकि वहाँ पे जो सामान है, जरूरी सामान है और बहुत सी चीज़ें जरूरत के सामान है, वो सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाएं, तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो वो सब्सिडी डब्ल्यूटीओ कहता है आप दे सकते हैं, ये जरूरी चीज़ है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी उसको कहते हैं जिसमें किसानों को सब्सिडी भारत सरकार देती है, और भी देश अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, खाद की बोरी, अगर एक खाद की बोरी 600 रुपये की है, तो गवर्नमेंट पहले ही उसमें 400 रुपये पेड कर चुकी होती है। अगर गवर्नमेंट 400 रुपये नहीं दी होती तो वो बोरी आपको 1000 की मिलती, लेकिन आपको मिल कितने की रही है, 600। तो 600 की बोरी जो मिल रही है वो एम्बर बॉक्स किसानों को दिया गया सब्सिडी है। इसके अलावा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे गेहूं का उत्पादन अगर आप कर रहे हैं अपने खेतों में, ज्वार बाजरा बो रहे हैं, कुछ भी चावल बो रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि सरकार कहती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस बार 1800 रुपये कुंटल, 1900 रुपये कुंटल, क्योंकि सरकार उस पर भी आपको सब्सिडी दे रही है और आपकी चीज़ों को खरीद ले रही है सस्ते में, ठीक ना। तो एमएसपी भी एक बात होती है, उसको भी देखा जाएगा, आपने समझा होगा। ब्लू बॉक्स में होता है जब किसानों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो उत्पादनों को रोकने के लिए सरकार कई बार सब्सिडीज देती है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने से नुकसान भी हो सकता है, तो ये कहते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो आपने एक बार में जाना कि डब्ल्यूटीओ कैसे बना, इसकी फैक्चुअल डाटा को हम लोगों ने देख लिया, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होती है, पहली बैठक कौन सी, अंतिम बैठक कौन सी है, 12वीं बैठक, वो सारी चीज़ें देख ली, हेडक्वार्टर वगैरह। आइए इसके बारे में थोड़ी सी और हम अपने समझ को विकसित कर लें डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ को लेके भारत का अक्सर टैरिफ वार चलता रहता है, और वो टैरिफ वार डेवलप कंट्री से चलता है। कैसे चलता है, इसको एक कहानी के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ का एक किसान है, हमारे वहाँ का एक किसान है, किसान अपने खेतों में जुताई कराएगा, खेतों में जब जुताई कराएगा तो वहाँ पे ट्रैक्टर में आप देखेंगे, ट्रैक्टर वाले को देना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट आपको क्या कह रही है, हर साल में आपको 6000 रुपये देगी। तो आप उस पैसे से क्या कीजिएगा, खेतों में जो जुताई करवा रहे हैं उसका पैसा आपने पेड कर दिया, आपके पास 6000 सालाना आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार आपकी मदद कर रही है सीधे। दोबारा खेत जोत के आपको अब क्या करना है, एक खाद की बोरी लानी है, आपको बीज लाना है, यहाँ पे डालने के लिए आपको बीज लाना है, सीड्स लाने हैं। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, फिर आप जाएंगे सरकारी खरीद केंद्र पे, और वहाँ सरकार आपको कहेगी कि बीज 1000 का है, लेकिन आप 500 में ले जाइए, क्योंकि 500 रुपये आपका हम पेड कर रहे हैं।
खाद में भी गवर्नमेंट कहेगी कि 500 का ले जाइए, 500 हम अपने से पेड कर दे रहे हैं। तो यहाँ भी आपको क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। आपकी फसल तैयार हो गई, आप फसल बेचने जा रहे हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट आपको दे रही है ताकि किसानों को नुकसान मत हो उत्पादन में, उनके पास अच्छे खासे पैसे आए। तो आप सब्सिडी दे रहे हैं। अब भारत के किसान के पास सब्सिडी आने की वजह से उसका सामान क्या हो गया, जो पैदा कर रहा है वो सस्ता हो गया। सस्ता होगा ना। जैसे अगर चावल की बोरी या गेहूं की बोरी 1800 रुपये कुंटल बिक रही है, कुंटल मतलब 1000 किलो, ये बिक रही है, तो वो इसलिए बिक रही है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प दी हुई है, मदद की है, पहले ही पैसा दे दिया। अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी नहीं देती तो किसान यहाँ जो अपना 6000 लगा रहा है, यहाँ 500-500 करके जो 1000 और लगाता, तो वो भी इसमें क्या करता, किसान जोड़ देता कि भैया हम अपने जेब से कैसे दे पाएंगे, ये तो आपको देना है ना। 7000 कैसे जोड़ेगा, 6000 इसका खेत का जुताई का जोड़ जोड़ दो, 500-500 1000 ये जोड़ दिया, तो आपके आपके अब कितने रुपए कुंटल हो गया, 8800। अब आप उस चावल को अपने भारत में बेचिए, तो यहाँ तो महंगाई जो है, चलिए वो तो एक तरीके से लोग बियर भी करेंगे, लेकिन विदेश के मार्केट में जब आप बेचना चाहेंगे, क्या आपके चावल वो खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। क्यों, आपके गेहूँ को खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। क्योंकि अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप कंट्री अपने वहाँ चूंकि इतने आधुनिक रूप से खेती करते हैं कि वो अपने अपने कृषि उत्पादों को इतने सस्ते में बेच देते हैं कि आपके भारत का सामान वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब कहीं पे 20 रुपए किलो आटा मिलेगा, 20 रुपए किलो चावल, 20 रुपए किलो दाल मिलेगा, तो क्यों भारत के 40 रुपए किलो या 80 रुपए किलो वाले को खरीदेगा, क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है। तो अमेरिका कहता है या डेवलप कंट्री कहते हैं कि भारत की तरह जो डेवलपिंग कंट्री है, चाइना है, अफ्रीकन बहुत सारी कंट्रीज हैं, एशिया कंट्रीज हैं, उनको ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट के खिलाफ है। क्योंकि डब्ल्यूटीओ कहता है कि व्यापार समान रूप से होगा, कोई गवर्नमेंट अपने किसी सामान को क्या करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि सपोर्ट करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इस पे भारत कहता है कि अगर हम अपने किसानों को सपोर्ट ना करें तो मेरे किसान तो खाए भी ना मर जाएंगे, उनके पास पैसा भी नहीं होता है कि ये सब कर पाएँ, और भारत में महंगाई जो आएगी अलग आएगी। अमेरिका और कई देशों की चाल इसमें ये है, बड़े चालाक हैं ये, चाल इनकी ये होती है कि जब भारत सब्सिडी नहीं देगा तो भारत का जो सामान है, जो कृषि उत्पाद है, वो महंगा हो जाएगा। अमेरिका में वो सामान सस्ते में पैदा हो रहा है, तो अमेरिका अपने चावल गेहूं दाल को भारत में डिपोर्ट करेगा, भारत में भेजेगा। तो आप भी दुकान पे जाओगे तो आपको इससे मतलब नहीं है कि भारतीय किसान ने पैदा किया है कि अमेरिका किसान ने, यूरोपीय किसान ने। आपको सस्ता जहाँ दिखेगा, ठीक ठाक दिखेगा, आप वहाँ पे ले लेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे दिवाली आती है तो भारत माता की जय, जय हिंद का नारा लगा के आप निकलते हैं घरों से, और जब जाते हैं दुकान पे तो वहाँ पे चाइनीज़ झालर जो कई स्टाइल से जल रहा होता है, और सस्ता दाम देख के आप उसको लेके आ जाते हैं। तो हर कस्टमर अपने दाम को देखता है, पैसे को देखता है, कहाँ बच रहा है। तो इसलिए भारत इसमें अभी रुका हुआ है। अभी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 2015 में एक बैठक हुई थी नैरोबी में, अफ्रीका में। वहाँ भारत ने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया था कि हम अपने टैरिफ को और जो किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं वो जल्दी नहीं हटाने वाले, क्योंकि अमेरिका खुद बहुत बड़े लेवल पे सब्सिडी देता है, लेकिन इस चीज़ को वो छुपाता है। तो मैंने डब्ल्यूटीओ की अंदर की बहुत सारी बातों को आपको बताया। टैरिफ टैरिफ का मतलब क्या होता है उसको भी एक बार समझ लेते हैं, चूँकि थोड़ा मैं चाह रहा था कि इसको 20-25 मिनट में ख़त्म कर लिया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है लेक्चर लंबा होते जा रहा है। कई बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सोच के आता हूँ कि जल्दी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन जब पढ़ाने लगता हूँ तो ये लगता है कि नहीं, जब तक खुद से अच्छा नहीं लगता है कि बच्चों को पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि खुद पढ़ते हुए टैरिफ वगैरह शब्द नहीं समझ में आते थे। देखो टैरिफ क्या होता है, बहुत आसान होता है, इसको समझना कोई बहुत टफ नहीं है। मान लो एक देश है चाइना, एक है हमारा अपना इंडिया। आप भारत में एक सामान बेच बना रहे हैं 50 रुपये का, एक बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किट की पैकेट है। अब यहाँ पे चाइना भी एक 50 रुपये की बिस्किट बना रहा है अपने देश में, ठीक। अब डब्ल्यूटीओ कहता है कि आपका जो बन रहा है सामान, तो वो कहेगा भारत वाले से कि आप 50 में बना रहे हैं तो आप अपने 10 रुपये मुनाफा जोड़ लीजिए, 10 रुपये प्रॉफिट जोड़ लीजिए, मतलब जो भी जोड़ लीजिए, वो आपका मन है कितना जोड़ रहे हैं। 60 रुपये अब इसका दाम हो जाएगा प्रॉफिट जोड़ के, तो आप 60 रुपये में क्या कीजिए, चाइना को बेच दीजिए, ठीक। तो चाइना को अपने वहाँ क्या करना पड़ेगा, 60 रुपये बेचना पड़ेगा। ठीक यही नियम चाइना का कहाँ अप्लाई होगा, भारत में अप्लाई होगा। तो टैरिफ क्या होता है, टैरिफ का मतलब ये होता है, भारत सरकार जब देखेगी कि मेरा सामान, मेरे देश के जो उद्योगपति हैं उनका सामान, यहाँ के लोगों का सामान चाइना में जाके महंगा हो जा रहा है, जबकि चाइना में ही उनका बिस्किट 50 रुपये में बिक रहा है, जबकि हमारे वहाँ प्रॉफिट और सारा जो बनाया गया उसको लेके 60 रुपये बिक रहा है, तो चाइना का आदमी यहाँ पर खरीदेगा कि अपना खरीदेगा, अपना खरीदेगा। दुनिया का अगर जापान जैसे देशों को छोड़ दे तो दुनिया में हर देशों का यही कॉन्सेप्ट होता है, सस्ता अच्छा सामान कहाँ मिल रहा है वो उसी को लेगा।
उसको इससे मतलब नहीं होता देश बना रहा है कौन बना रहा है, वो कुछ दिन का माहौल होता है। जैसे अपने वहाँ चाइना से चल रहा है तो कुछ दिन है कि हम नेगलेक्ट कर दें इसको, लेकिन अगर आप, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आप देखें तो लोग बहुत दिनों तक इनको नेगलेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो फिर उसी पे आ जाते हैं कि हमें कम पैसे में अच्छी चीज़ें कहाँ मिल रही हैं। तो टैरिफ कहाँ काम करता है? अब भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार सोच रही है हमारा बिस्किट नहीं बिक पा रहा है चाइना में, तो चाइना का भारत में क्यों बिकेगा? तो भारत सरकार क्या करेगी, चाइना का बिस्किट जब भारत में 50 रुपये का बिकने आएगा तो भारत सरकार क्या इम्पोज कर देगी, टैक्स लगा देगी 20 रुपये ऑफ, बेच लो सामान। अब कितना हो गया, 70 रुपये। अब भारत में भारत का बिस्किट 60 रुपये का, चाइना का बिस्किट 70 रुपये का, कौन सा बिकेगा? भारत का। फिर वही कॉन्सेप्ट, सस्ता कहाँ है? इसका मतलब है अगर ऐसा सारे देश करते रहें कि अपना सामान आए तो सस्ते में, दूसरे का सामान है तो टैक्स लगा के महंगा कर दो ताकि उसका सामान ना बिके, मेरा सामान बिके, तो अगर ऐसा पूरे विश्व में चलेगा तो व्यापार कहाँ से हो पाएगा? इन्हीं चीजों को रोकने के लिए, इन्हीं चीजों पे नियम बनाने के लिए WTO का जन्म हुआ, और यही WTO काम करता है। मैंने इन एग्जाम्पलों से आपको WTO की अंदर की सारी बातें बता दी और आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो चुकी होगी इस टॉपिक पे, कैसे WTO काम करता है। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और अगले में हम आपको ले चलेंगे वर्ल्ड बैंक और IMF को बनाने में कैसे बनता है ये। एग्जाम टुडे के इस चैनल पे हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।